नमस्कार साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज का लेक्चर हम करने वाले हैं राजस्थान सर्विस रूल्स के ऊपर, जिसको शॉर्ट में RSR भी कहते हैं। तो जितने भी सरकारी सेवक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन जैसे LDC कुछ पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी इस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो बेसिकली 2 वॉल्यूम RSR के बनाए गए हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। आज हम वॉल्यूम फर्स्ट में जो 3 अध्याय हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी जिसमें हम कवर करने वाले नियम संख्या 1 से लेकर नियम संख्या 23 तक। ये हम आज पूरा कवर करने वाले हैं। अध्याय 1। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो RSR जो बनाया गया है, जो कि 23 मार्च 1951 से प्रभावी रूप से राजस्थान में कार्य कर रहा है, इसे बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 से हमें प्राप्त होती है। तो तत्कालीन राज प्रमुख जो राजस्थान के थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है, सर सवाई मानसिंह जिन्हें ये बनाया था या लागू करवाया था 23 मार्च 1951 से। तो जो इसका पहले भाग का जो पहला नियम है, वो यह स्टेटमेंट देता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं वो 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी होंगे। ठीक है। नियम 2 जो कहता है कि ये नियम किन पर लागू होंगे, तो ये नियम उन लोगों पर लागू होंगे जो राजस्थान के राजकीय कर्मचारी हैं, तथा किन लोगों पर लागू नहीं होंगे उसकी भी इसमें जानकारी दी गई नियम सेकंड में। तो केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जो डेप्यूटेशन पर राजस्थान में काम कर रहे हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं RSR के। RPSC जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारी चयनित होते हैं, उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य जो हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उनके ऊपर जो लागू होने वाले नियम है वो संविधान के अनुच्छेद 318 में वर्णित है। क्योंकि RPSC अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यानी IAS IPS जो लोग हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। और जिन कर्मचारियों का वेतन संवेतन मद से नहीं दिया जाता है, यानी बहुत सारे मद होते हैं सरकार में, जैसे कि विकास समिति का अलग मद होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन के अलग मद होते हैं। तो जिन जिन कर्मचारियों का वेतन संवेतन मद से दिया जाता है, केवल उन्हीं पर ये नियम लागू होते हैं। मोटे मोटे तौर पर बात यह होगी। ओके, नियम 3 ही कहता है कि वित्त विभाग की सहमति। वैसे तो ये सभी नियम जो है वित्त विभाग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, राज्यपाल की आज्ञा से, यानी कि इन सभी नियमों का प्रयोग और प्रत्यायोजन करने की जो ताकत है वो वित्त विभाग के पास है। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि किन किन चीजों में वित्त विभाग की सहमति है। वैसे तो ये मान के चलते हैं कि अधिकतर नियम जो है उनके प्रयोग की जो शक्ति है वो वित्त विभाग ने पूर्व अनुमति दे रखी है आपको प्रयोग करने की, हर एक विभाग को। फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें वित्त विभाग की पूर्व अनुमति या वित्त विभाग से एक क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो उन सारे बहुत सारी चीजों को हमें वित्त विभाग को भेजना पड़ता है। नियम 4, 5 और 6 ये बताते हैं कि नियम बनाने, शिथिल करने और खत्म करने की जो ताकत है वो राज्यपाल की आज्ञा से वित्त विभाग के पास है। और नियम 6 जो स्पेशली बोलता है किसी भी नियम की जो व्याख्या करने की जो ताकत है वो राज्यपाल के पास है। ये नियम 6 हमें क्लियरली बताता है। इसका जो अध्याय 2 है RSR का, वो उसमें पूरी तरह से परिभाषाएं लिखी हुई है। वैसे तो मोटे मोटे तौर पर 44 के आसपास कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है, पर जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं जो हम समझने हमें चाहिए, उसके बारे में मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। तो सबसे पहले आयु। तो बेसिकली आयु जो है हर एक वैकेंसी में, वैसे तो गवर्नमेंट कर्मचारी की कोई भी वैकेंसी आती है RPSC के द्वारा, उसमें क्लियरली आयु के बारे में लिखा हुआ होता है। फिर भी अगर कोई कर्मचारी जो कि सेवा में है, उनके लिए जो आयु का नियम है वो क्लियर नियम है। वैसे आज के समय में तो ये इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आती कि आयु के मामले में, फिर भी आयु पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो पुराने कर्मचारी थे और अगर वो अपनी उम्र नहीं बता पाते हैं, तो नियम ने, और उन्हें ये पता है कि मेरा जो जन्म वर्ष पता है, तो ऐसे व्यक्तियों की आयु 1 जुलाई मान ली जाएगी उस वर्ष के। अगर कोई वर्ष और मंथ भी बता सकता है कि मैं फलाना वर्ष के
इस महीने में पैदा हुआ, मुझे इतना ही पता है, तो उस महीने की 16 तारीख को उसकी उम्र मान ली जाएगी, यानी डेट ऑफ बर्थ मान ली जाएगी। और कोई व्यक्ति सेवा में आते वक्त सिर्फ अपना केवल और केवल जन्म के बारे में ये बता सकता है कि मैं लगभग इतने वर्षों का हो चुका हूं, तो सीधा सीधा हिसाब लगाया जाएगा कि ज्वाइनिंग डेट में से उतने वर्ष घटा के उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल ली जाती है। ये तो हो गई आपकी आयु कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है, अब शिक्षार्थी किसको कहते हैं? शिक्षार्थी कोई भी आदमी डेप्यूटेशन पर अगर सरकार के लिए काम कर रहा है तो उसे एक फिक्स में हम स्टाइपेंड देते हैं, वो शिक्षार्थी हो गया। जहां जहां पर भी संविधान शब्द काम में आएगा वो उसका मतलब है भारत का संविधान, ठीक है। कैडर, संविधान मतलब संवर्ग जो है कैडर, कैडर बेसिकली उस विभाग को कैडर कहते हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट हो, या उसकी स्ट्रेंथ को कैडर कहा गया है। क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए यह बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति जिस भी सेवा में जिस कार्य के लिए नियुक्त हुआ है, उसके अलावा अगर वो कोई कार्य करता है या कहीं जाता है, उसी कार्य को लेकर सरकार में उसके विभाग को छोड़कर जाता है, तो उसे क्षतिपूर्ति भत्ते मिलते हैं। जैसे कि उसको डेली अलाउंस मिलेगा, दैनिक भत्ता दिया जाएगा, उसको आने जाने का किराया यानी कि यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसमें भी अगर जो कोई विदेशी सेवा में है तो उसको समुद्र मार्ग से जाने का उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी हर विभाग में आपसे ऊपर कोई एक हायरार्की बनी हुई है, तो वो आपसे ऊपर के जो अधिकारी वो आपके सक्षम प्राधिकारी कहलाएंगे। संचित निधि जो है आपकी, इस पर आप ध्यान देंगे। संचित निधि राज्य सरकार की वो निधि है, इसके राजस्थान सरकार के जो भी खर्चे हैं वो संचित निधि से किए जाते हैं, यानी कि जितना भी व्यय राजस्थान सरकार करेगी वो इस मद से या इस निधि से करेगी। इसका पूरा ब्यौरा जो है अनुच्छेद 266 संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका जिक्र है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो भी पैसा निकाला जाता है संचित निधि का, वो बिना विधानसभा की अनुमति के नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य, कर्तव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर आप ध्यान देंगे कि जो कर्तव्य किसे किसे कहा गया है। कर्तव्य यानी एक तो जो लिखा हुआ है कि इस चीज को ड्यूटी अपन मान लेंगे कि ये कोई परीक्षा यानी कि प्रोबेशन पीरियड में जो भी वो ड्यूटी कर रहा है उसको अपन ड्यूटी में काउंट करेंगे। कार्यभार ग्रहण काल को अब ड्यूटी में काउंट करेंगे। और कोई आदमी अवकाश पर है, छुट्टी पर है, मान लो आप 15 दिन की छुट्टी पर जाते हो तो वापस आओगे तो भी 15 दिन की जो वो पीरियड है वो ड्यूटी में काउंट होगी, ठीक है। पर किन किन चीजों में आपको पहले सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, यानी आपके उच्च विभाग से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी उसको ड्यूटी काउंट करवाने के लिए। इसके लिए भी अलग नियम बने हुए हैं, ठीक है। यानी कोई भी आदमी अगर सरकारी विभाग में किसी भी विभाग में है और वो मतलब अर्धसैनिक बलों में या एनसीसी के माध्यम से किसी भी में अगर कुछ भी प्रकार का प्रशिक्षण लेने जाता है, ठीक है, नागरिक सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण लेने जाते हैं। बहुत नागपुर में फायर एक्सटेंशन के लिए ले जाते हैं, मतलब फायर संबंधित सुरक्षा के लिए लेने जाते हैं प्रशिक्षण। कई सारे विभागों के बारे में जानकारी दी हुई है, तो उसके लिए पहले आपको राज्य सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी उसको अपन ड्यूटी में काउंट कर सकते हैं। आप स्टडी लीव लोगे तो उसकी एक आज्ञा लेना जरूरी है, ठीक है। साथ ही आप अगर सेमिनार वगैरह में भाग लेने जाते हो तो या फिर व्याख्यान देने जाते हो तो उसको भी ड्यूटी में काउंट करने के लिए पहले आपको परमिशन लेना जरूरी है। इसमें भी एक नियम कुछ और इस तरह के हैं कि इसमें आपको 7 दिन से अधिक आपके कार्यालय से दूर आप नहीं रह सकते हो, तभी उसको ड्यूटी माना जाएगा, अन्यथा ड्यूटी ब्रेक होती है। तो इसके भी कुछ नियम है, जब हम आगे इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे व्यापकता से तब इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। शुल्क, शुल्क बेसिकली उसे कहा गया है कि जो आपका जिसमें आपका कुल मिला के सरकारी अनुभव काम में नहीं आ रहा हो, फिर है ना, जैसे आपके मकान से आपकी कोई संपत्ति, पैतृक संपत्ति से जो प्राप्त राशि से शुल्क कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजपत्रित अधिकारियों की जो सूची है, बेसिकली राजपत्रित अधिकारी में मोटे मोटे तौर पर आपको समझाऊं, यानी कि तो राजपत्रित अधिकारी हम कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की ग्रेड पे 4800 से ऊपर है, ठीक है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, राजपत्रित अधिकारी। ये एक मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि 4800 ग्रेड पे से ऊपर के लगभग सभी सेवाएं जो भी है ना वो राजपत्रित उसमें आ जाती है। परंतु आप ये ध्यान रखेंगे कि आजकल ये ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, अब मैट्रिक्स पे और लेवल आ चुका है ना, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अवकाश, अब अवकाश जो चीज है ना, अब वैसे तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके तहत आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो अवकाश किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब अवकाश के बारे में जानकारी इस एक्ट में दी गई है, जो मोटे मोटे तौर पर साल में 20 से 25 अवकाश हैं उसके बारे में, है ना। पर अवकाश अलग चीज है, वेकेशन
लीव और हॉलीडे, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे अच्छे से तो मैं आपको बताऊंगा कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन अलग चीज़ होती है, हॉलीडे अलग चीज़ होता है, और जो आप अवकाश पर जाते हैं, आकस्मिक अवकाश में लीव वगैरह, वो चीज़ें अलग होती है। ठीक है, मानदेय क्या चीज़ है? आपका मानदेय जो है वो एक वेतन नहीं है। वेतन तो हर आपको महीने के एंड में जो पारिश्रमिक मिलेगा वो वेतन हो जाएगा आपका, पर मानदेय है कि आपकी सेवा में आपके द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य की एवज में अगर आपको कुछ चीज मिल रही है तो वो मानदेय कहलाएगा। जैसे कि स्कूल और कॉलेज में एग्जाम ड्यूटीज लगाई जाती है, तो उन ड्यूटीज के एवज में उनको कुछ पैसा मिलता है, उसको हम मानदेय बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्रामकालीन विभाग, अब विश्रामकालीन विभाग है जो कुछ विभाग विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं, जैसे कि कॉलेज और स्कूल। यहाँ पर एक फिक्स एक समय जो है आपकी छुट्टियां पड़ती है, जिसमें आपके सभी प्रकार के कार्य जो होते हैं वो बंद होते हैं, तो इसलिए इन विभागों को विश्रामकालीन विभाग कहा गया है, कॉलेज और स्कूल को ना। ठीक है, तो एक विश्रामकालीन विभाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जो ये समर वेकेशन जो है, गर्मी की छुट्टियां, ठीक है, तो उसके अंदर उनको काम करने के अलग लाभ मिलते हैं, जैसे उनको पीएल की वृद्धि मिल जाती है। अन्य विभागों में साल की 30 पीएल मिलती है, विश्रामकालीन विभाग में साल के 15 पीएल मिलती है। जब हम लीव पे बात करेंगे तब उस पर चर्चा करूंगा मैं जरूर। और प्रोबेशन पीरियड के बारे में सिंपल सी बात कही गई है कि राजस्थान सरकार में जो भी 2006 के बाद 1 जनवरी या 20 जनवरी 2006 के बाद जो भी कर्मचारी आए हैं 20 जनवरी 2006, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इस पे मैं आगे कुछ बात भी करूंगा। जो भी इस डेट के बाद आए हैं उनको प्रोबेशन अनिवार्यतः पूरा करना होगा। लगभग सभी विभागों में 2 वर्ष का प्रोबेशन रखा गया है, इसमें फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप अपने श्रृंखला में नियत हो पाते हो, है ना। पर कुछ विभागों में 1 वर्ष का प्रोबेशन भी रखा गया है। मान लो कि आप किसी सेवा में किसी अनुभव के माध्यम से आए हो, आपने पहले कोई अनुभव अर्जित किया है, फिर आप अगली सेवा में आए हो, तो उसके लिए आपको 1 वर्ष का प्रोबेशन ही रखा गया है। ऐसा भी कुछ प्रावधान है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जो राजस्थान सेवा की सामान्य शर्तें हैं, वो शर्तें कहते हैं, उन पर आप ध्यान देंगे। तो बेसिकली नियम 8 से लेकर नियम 23 तक कुल मिला के राजस्थान सेवा नियम की, या राजस्थान में आप अगर सरकारी सेवा करते हैं तो उसकी सामान्य शर्तों के बारे में चर्चा की गई है, नियम 8 से नियम 23 तक। तो इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं, आइए। सबसे पहले नियम 8। नियम 8 क्या कहता है कि आपको परिवीक्षा काल में जो वेतन मिलेगा, जो मैंने आपको कहा था कि 20 जनवरी, अगर कोई 20 जनवरी 2006 के बाद से सेवा में आया है तो उसको 2 वर्ष का प्रोबेशन करना ही है, मुख्यतः तो यही होता है। ठीक है, साथ ही अगर कोई, मतलब पहले तो हमको पे बैंड और ग्रेड पे वगैरह ये टर्म यूज होती थी, पर जब से 7वां वेतन आयोग आया है, 7वें वेतन आयोग के अंदर से इसको हमको बदल के लेवल और मैट्रिक्स पे कर दिया गया है। ठीक है, पर 2 वर्ष के, आपको जानेंगे कि 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें आपको एक नियत पारिश्रमिक मिलता है, फिक्स पे मिलता है, और 2 वर्ष पूरा करते ही आपको आपके लेवल या मैट्रिक्स में आपको वो चीज मिल जाएगी जिस पर आप हकदार हो। ठीक है, प्रथम नियुक्ति के समय जो आयु है, वैसे तो क्लियरली लिखा हुआ कि जितनी भी आरपीएससी द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती है उनमें आयु आपको 16 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की मिलती है, पर इसमें अलग अलग आरक्षण के अनुसार अलग अलग छूट मिलती है। आयु में छूट का जो प्रावधान है इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है, यानी कि कोई अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का व्यक्ति है तो 5 वर्ष की छूट। ठीक है, प्लस कोई ईडब्ल्यूएस प्लस महिला भी है तो उसको 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, यानी वो महिला है कैंडिडेट है तो 42 वर्ष तक आप सेवा के लिए आवेदन कर सकते हो। एससी एसटी के विद्यार्थियों को 5 साल की मिलती है, ओबीसी को 3 साल की मिलती है। अच्छा, और जैसे कोई मान लो कोई बंदी आदमी है, ठीक है, उसने अपनी सजा भुगत ली है और वो मुक्त हो चुका है, तो उस पर आयु का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। ठीक है, उसके लिए आयु में पूरी तरह से छूट है। और भी कई प्रकार की चीजें हैं, इसमें आरक्षण अलग अलग तरह से लगते हैं, विकलांग के लिए अलग लगते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग लगते हैं, ठीक है, एक्स आर्मी मैन के लिए अलग आयु के नियम है। तो कई प्रकार के इसमें मोटे मोटे तौर पर 16 से 35 वर्ष तक आयु का नियम है, ये नियम 8 का बताता है आपको। ठीक है, किसी भी सेवा में जाने के लिए आपको चरित्र सत्यापन आवश्यक है, यानी कि आपका पूर्व आचरण कैसा है इसको जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए हर विभाग आपका चरित्र सत्यापन जरूर कराएगा, जो कि गृह विभाग और पुलिस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो चरित्र सत्यापन में जरूरी नहीं है आपके ऊपर अगर कोई केस है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको इसमें पूरा का पूरा स्व विवेक का इस्तेमाल करना होगा। नियोक्ता को, जो भी आपका ज्वाइनिंग अथॉरिटी जिसके भी पास है, उसको पूरा अधिकार है कि वो पूरी तरह से जांच करके आपके चरित्र की, चाहे भले ही पुलिस के द्वारा आप पे कोई कमेंट लिखा हुआ हो कि अगर मान लो कि किन किन केस में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किन किन केस में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने भले एग्जाम भी पास कर लिया पर आप नौकरी पाने के अधिकारी नहीं रहोगे, जब आपके ऊपर बलात्कार या चोरी या किसी आपराधिक साजिश में शामिल होना, ऐसे संगीन अपराधों, किसी मर्डर जैसे कुछ संगीन अपराधों के अंदर आप शामिल पाए जाते हो, तब उस केस में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही आप एग्जाम पास कर लो। परंतु जैसे कोई आपके ऊपर किसी ने क्या बोलते हैं, साजिशवश ही आपके ऊपर अगर केस लगा दिया कि भाई इसकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए, है ना, तो ऐसा नियोक्ता अधिकारी पूरी तरह से अपने स्व विवेक का इस्तेमाल कर कर आपको नौकरी के लिए एलिजिबल पा सकता है। ठीक है, भले ही वो प्रोविजनल अनुमति भी क्यों ना दे, पर जारी कर सकता है। और कोई भी नवीन नियुक्ति होती है तो उसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अति आवश्यक है। बिना आपके हेल्थ सर्टिफिकेट के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारी नौकरियां ऐसी भी होती है जिसमें आपको हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, क्योंकि उसके नौकरी पाने का जो क्या बोल योग्यता है, उस योग्यता में ही आपसे अगर हेल्थ का आपसे परीक्षण कर लिया गया। जैसे पुलिस विभाग में आप जाते हो तो दौड़ लगवाई जाती है, हेल्थ पहले ही चेक की जाती है। ठीक है, तो वहां आपको बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी जो विभाग है, कुछ शिक्षा विभाग हो गए, कुछ चिकित्सा विभाग हो गए, वहां पर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा हेल्थ सर्टिफिकेट का मैंने एक प्रारूप दिया है यहाँ पे। हेल्थ सर्टिफिकेट साइन करने वाले जो सक्षम अधिकारी है, हेल्थ सर्टिफिकेट कौन कौन साइन कर सकता है? वैसे तो जिला लेवल का अधिकारी होना चाहिए, कम से एटलीस्ट सीएमएचओ के माध्यम से ही आपका बनेगा हेल्थ सर्टिफिकेट, या उसके ऊपर के अधिकारी के माध्यम से। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, सीएमएचओ हो गए। पर कोई महिला अगर अधिकारी है तो उसके केस में कोई सक्षम महिला मेडिकल ऑफिसर भी हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। ये पूरी जानकारी आपको नियम 9 से 12 के अंदर दी गई है। अब सेवा की जो मूलभूत शर्तें हैं उसको हमने नियम 13 और 14 के अंदर लिखा है कि कोई भी कर्मचारी जो है, अगर आप सरकारी सेवा में हो तो ये चीज आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि आप 24 घंटे के लिए ही सरकारी नौकर हो। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज या स्कूल 10 से 5 तक चलती है या सुबह 6 से 12 तक चलती है तो उसके बाद आप सरकारी नौकर नहीं हो। आप पूरे के पूरे 24 घंटे के लिए सरकारी नौकर हो। एक राज्य कर्मचारी संपूर्ण समय के लिए सरकार के निष्पादन में रहेगा। ठीक है, तो पूरा समय आपका सरकारी नौकरी में दिया जाएगा। ठीक है ना, और कोई भी दो व्यक्ति किसी समान पोस्ट पर स्थायी नियुक्ति नहीं पा सकते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक से अधिक, मतलब एक आदमी एक से अधिक पदों पर स्थायी नियुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अस्थायी रूप में लग सकता है। ये अपवाद है कि आपको अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है ना, उसमें आप नहीं जाएंगे। कब कब आपका पद अधिकार रहता है, कब निलंबन होता है, कब पद अधिकार समाप्त हो जाता है, कब स्थानांतरण होता है, इसके बारे में चर्चा की गई है नियम 15 से 19 के बीच में। ठीक है, तो पहली बात तो पदाधिकार आपको जो है तुरंत उस पद पर नियुक्त होते ही मिल जाते हैं। किसी भी पद पर आप स्थायी नियुक्ति प्राप्त करते हैं तो साथ ही आपको उस पद के सभी पद अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप मतलब जिस पद पर हो तो आपने पहले जो आपके पास पद था, जैसे ही आप नए पद पर जैसे ही आप स्थायी नियुक्त होते हो, पूर्व पद के आपके पदाधिकार समाप्त हो जाते हैं। पहले वाले पोस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, तो किन किन चीजों में जो आपका पदाधिकार बने रहते हैं? ठीक है, जब वो आदमी उस पोस्ट पर बैठा है, ठीक है, वो फॉरेन सर्विस के अंदर डेप्यूटेशन पे गया तो भी आपको पुरानी पोस्ट के पदाधिकार मिलेंगे। अगर आप हॉलीडेज पर हो, लीव पर हो, तो भी आपके पदाधिकार आपके ही रहेंगे। और आप निलंबित हो गए हो, ये निलंबित दूसरा निलंबित है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्लियर मैंने लिखा हुआ कि यदि कर्मचारी नियम 17 सीसीए के तहत निलंबित हुआ है। सीसीए पर बहुत अच्छा लेक्चर बनाऊंगा मैं भविष्य में, आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि सीसीए की कार्यवाही जानने के बहुत लोग इच्छुक होते हैं कि 16 सीसीए की कार्यवाही क्या है, 17 सीसीए की कार्यवाही क्या है। इस पर भी हम नियम बनाएंगे। तो सीसीए की फुल फॉर्म जान लीजिएगा आप अभी,
क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील एक्ट 1958, ठीक है। इस पर मैं आपको भी इसी स्लाइड में आपको मिल जाएगा, आगे की स्लाइड में कुछ ना कुछ जानकारी। तो अगर कर्मचारी पर नियम 17 के तहत निलंबित हुआ या नियम 19 के तहत स्थानांतरित हुआ है तो उसके पद अधिकार तुरंत समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब ये नियम 17 जो पद अधिकार का निलंबन के बारे में कहा गया है कि कब कब आदमी के पद अधिकार, सेवा कर्मचारी के पद अधिकार कब कब निलंबित हो सकते हैं, ठीक है। जब वो अन्य सेवा में स्थानांतरण हो गया है या वैदेशिक सेवा में पूर्णतः स्थानांतरण हो गया है तो पूर्व पद के पदाधिकार निलंबित हो जाएंगे उसके, ठीक है। साथ ही अगर नियुक्ति अधिकारी को ये विश्वास हो जाए कि जो व्यक्ति ये 3 साल तक अनुपस्थित रहने वाला है तो उसको निलंबित किया जा सकता है पूर्व पदाधिकारों से, ठीक है ना। और यही मैंने ये बोला आपको, यदि कर्मचारी पर सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही की गई है तो भी उसको निलंबित किया जा सकता है। नियम 18 आपको ये बताता है कि पद अधिकार पूर्णतः कब समाप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जब आपका यूपीएससी या आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष आप बनाए जाते हो तब आपके पूर्व में धारित पद के सभी पदाधिकार तुरंत समाप्त हो जाएंगे। अब ये यूपीएससी और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य कैसे बनते हैं, इसमें तो बड़ा थोड़ा राजनीतिक आपका समर्थन भी होना चाहिए, उस चीज में हम नहीं पढ़ेंगे कि आप कब यूपीएससी और आरपीएससी में भेजे जाओगे, संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग में, ठीक है। तो पर हाँ, उनके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि उनके लिए संविधान में अलग अनुच्छेद बनाया गया है। अगर कोई आदमी खुद से त्याग पत्र दे दे, रेजिग्नेशन दे दे तो उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते ही, जो दिनांक उसमें उल्लिखित है तब से, ठीक है। यही सीसीए 1958 के तहत उस पर कार्यवाही की गई है अगर इस नियम के तहत, तो उसके पदाधिकार, और अगर वो दोषी पाया गया है, ठीक है, कार्यवाही के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो कर्मचारी के पदाधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, होंगे ही जरूरी नहीं है पर किए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति इस डेट के बाद से, ये यहाँ पे एक सरकार ने एक आदेश जारी किया था 20/8/2001, इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल तक लगातार अनुपस्थित रहे तब उसके पदाधिकार समाप्त किए जाते हैं या कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें भी हालांकि कुछ आपको एक रियायत दी गई है कि आपके पास कोई वाजिब कारण है, चाहे भले ही आपके अवकाश खत्म हो चुके हो या अवकाश हो, दोनों स्थिति में 5 साल से अधिक वाली बात तो अनुपस्थित नहीं रह सकते हो, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सेवा में हो तो आपको ऐसा मौका नहीं पड़े, फिर भी कुछ विशेष परिस्थिति हो जाती है तो राज्यपाल उसको संज्ञान लेकर आपको रियायत दे सकता है। परंतु जब हम छुट्टियों के बारे में जब पढ़ेंगे, इसका पूरी जानकारी हम जब लीव्स के बारे में सेक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। फिर भी आप मोटे मोटे तौर पर यह ध्यान रखेंगे कि कोई भी आदमी अगर 5 साल तक अनुपस्थित रह गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। नियम 20 के तहत स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो 2 प्रकार के स्थानांतरण है, या तो आपको दंड स्वरूप, या आप काम नहीं कर रहे हो किसी जगह पर, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको दंड के रूप में आपका स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप अगर रिटर्न में अगर आप ये आवेदन देते हो कि नहीं मेरे को तो कहीं जाना है, तब मेरे पारिवारिक कारणों से, तब भी आपका स्थानांतरण नियम 20 के माध्यम से होता है, ठीक है। एक चीज इसमें और आप ध्यान देंगे कि एक नियम 50 है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो नियम 50 के प्रावधानों के अलावा कभी भी अगर आपका स्थानांतरण होता है जिसमें नियम 50 के प्रावधान नहीं लगाए गए हैं तब आपका जो स्थानांतरण है समान वेतन पर होगा, वेतन श्रृंखला पर होगा। परंतु अगर नियम 50 आपके ऊपर लग जाता है तो आपका डिमोशन भी हो सकता है, यानी कि आपको निम्न वेतनमान वाले पद पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। भविष्य निधि व जीवन बीमा के लिए अंशदान, सीधी सी बात है कि हर एक कर्मचारी है उसको अपने भविष्य को सिक्योरिटी में ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ अंशदान तो देना ही पड़ेगा, अनिवार्यतः देना पड़ेगा, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तो जो 1/1/2004 से पूर्व के कर्मचारी हैं सेवा में, वो अपना जीपीएफ कटवाते हैं, और जो अब इसके बाद से जो भी सेवा में आएगा या है या नियुक्त हुआ है या आने वाला है उसे एनपीएस में योगदान देना पड़ेगा। एनपीएस और जीपीएफ भी मेरा बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक है, इस पर भी मैं जरूर लेक्चर बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताइएगा आपको अगर इस पर एनपीएस को समझना हो कि जीपीएफ बेहतर था या एनपीएस बेहतर है, जो भी आपकी शंका समाधान है इस पर भी मैं लेक्चर बना सकता हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी एनपीएस के लिए सीधा सा नियम है कि आपके सैलरी का जो है 10% इसमें जाता है, ठीक है, ग्रोथ सैलरी का, जिसमें से शायद एचआरए हटा दिया जाता है, उसके बाद जो 10% होता है वो आपका जाता है, और उतना का उतना ही अंश 10% राज्य सरकार भी मिलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी ये 10% कर्मचारी का काटा जाता है और 14% उसको दिया जाता है, सरकार का अंश होता है। तो ये एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में जमा होता है। जीपीएफ पुराने कर्मचारी 1/1/2004 से पहले के, एनपीएस नए कर्मचारियों के लिए,
ठीक है। नियम 21 ख और ग जो है वो ये बात कहता है कि अगर जो सरकार आपको महंगाई भत्ता की कोई राशि बची हुई है तो वो आपके जीपीएफ में जमा करा सकती है। सरकार के पास ये शक्ति है, कैश भी दे सकती है और जीपीएफ में भी जमा करवा सकती है। ठीक है। अब वेतन और भत्ते प्राप्त करने की शर्तें, पहली बात तो जिस दिन आप सरकारी नौकरी में आ गए हो और आपने ज्वाइन कर लिया है आपका विभाग जाके, आप उसी दिन से आपके वेतन और भत्ते पाने के अधिकारी बन जाते हो। और जिस दिन आपका ट्रांसफर हो जाता है या मतलब कार्य मुक्ति हो जाती है किसी विभाग से किसी पद से, तो उस पद के आपके वेतन और भत्ते उसी दिन से समाप्त हो जाएंगे। फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है तो आपको दोपहर 12 बजे से पहले यानी पूर्वाहन, ठीक है, पूर्वाहन में कार्य ज्वाइन करना है और कभी भी कार्य छोड़ते हो तो अपराह्न में छोड़ना है। 12 बजे बाद आपको उस कार्य मुक्ति का आदेश लेना है। अगर आपने अपराह्न में कार्य ज्वाइन किया, अपराह्न में कार्य ग्रहण किया, तो उस दिन का वेतन और भत्ता आपको नहीं मिलेगा, अगले दिन से लागू होगा। और अगर आपने पूर्वाहन में कार्य मुक्ति ले ली तो आपके एक दिन पहले से ही वेतन भत्ते समाप्त मान लिए जाएंगे। नियम 21 का मतलब आप जब प्रशिक्षण के लिए जाते हो किसी ट्रेनिंग के लिए, तब अगर आपको कोई राशि आप पर सरकार व्यय करती है, किसी भी प्रशिक्षण के लिए जाते हो आप, तो आपको पता ही है कि आप सरकारी पैसे पर ही प्रशिक्षण करने जाते हो। कोई भी आदमी अपने प्रशिक्षण करने के लिए अपना पैसा नहीं खर्च करता, सरकार उस पर पैसा खर्च करती है। तो प्रशिक्षण काल में अगर आप गए हुए हो और आपने क्या करा, आपने करा कि मैं तो प्रशिक्षण लेते लेते ही नौकरी छोड़ दूं, या फिर प्रशिक्षण करने के 2 वर्ष के बाद अगर आपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, तब उस कंडीशन में जो आपके ऊपर पैसा खर्च हुआ है सरकार उस पैसे को वसूल करेगी। इसके लिए आपसे पहले से अनुबंध भरवाए जाते हैं। अनुबंध का नंबर शायद 22 का है या पता नहीं, मुझे अनुबंध का नंबर ध्यान नहीं है, पर एक परफॉर्मा आपसे भरवाया जाएगा, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा जिसके तहत आप 2 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ोगे तो पैसा जो आप पे लगा है वो चुकाना पड़ेगा। यद्यपि अगर सरकार की विचार में यह पाया जाता है कि जो आप नए पोस्ट पर जा रहे हो, आप पुरानी नौकरी छोड़कर जो नई नौकरी पर जा रहे हो, वो सरकार के लिए ही लाभप्रद है, तो आपको मुक्त किया जा सकता है उस पैसे को चुकाने में। इस पैसे में आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल प्रशिक्षण का जो पैसा है वो ही चुकाना है। आपके ऊपर दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता जो आपने लिया है उसको नहीं सरकार मांगेगी। नियम 21 ख जो है इसी नियम का जो आगे का भाग है, नियम 21 ख, वो ये कहता है आपको कि अगर आप जो प्रशिक्षण पर जा रहे हो उसको जो नियम 7-8 जो ख भाग है जो आपको कर्तव्य को बताता है, मैंने पिछले स्लाइड में आपको कर्तव्य के बारे में बताया था। अगर वो कर्तव्य की श्रेणी में आता है, जो प्रशिक्षण में आप जा रहे हो उसको कर्तव्य माना जा रहा है, तब किस प्रकार के अनुबंध भरवाए जाएंगे और कैसे लागू होंगे। यानी कि आपका जो प्रशिक्षण कार्य है अगर 3 महीने का है, यानी कि प्रशिक्षण कार्य आपका 3 महीने से 6 महीने के बीच का है, तब आपको कम से कम 1 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी। 6 महीने से ज्यादा का है तो कम से कम 2 वर्ष की सेवा तो करनी ही पड़ेगी सरकार की आपको, वरना वही पैसा वापस दो। 3 महीने से कम की सेवा है और कर्तव्य माना गया है, तो 3 महीने से कम की सेवा मतलब आपने ट्रेनिंग ली है, तब ये जो पूरा जो आपके ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं ये नहीं लगेंगे। 3 महीने से कम की अगर ट्रेनिंग ली गई है तो। आगे बढ़ते हैं। जिस कर्म मतलब वह स्थितियां जब सरकारी कर्मचारी जो है नियोजन में नहीं रहता, यानी उसकी नौकरी चली जाती है, कब कब जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 साल से ज्यादा की छुट्टी वो 2008 का जो एक्ट बताता है, इसके अंदर की जो कार्यवाही है आपकी ये नियम 86 के अनुसार होती है ना। इस पे जब हम आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना कि 5 साल ज्यादा अनुपस्थित नहीं रहना है, और अगर आपके ऊपर सीसीए की कार्यवाही होती है तो, है ना, और आप दोषी साबित होते हो तो भगवान से मैं दुआ करूंगा कि आप पे किसी पे सीसीए की कार्यवाही नहीं हो, आपका जो आचरण है हमेशा सेवा के योग्य ही रहे, ठीक है। और कोई अस्थायी कर्मचारी है तो उसकी सेवा समाप्ति के सीधे से नियम है कि अगर कोई 3 वर्ष से कम सेवा करी है उसने, तो 1 माह का उसको अग्रिम वेतन या 1 माह का नोटिस देकर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। साथ ही किसी ने 3 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है और आरपीएससी द्वारा उस पद पर जो नियत कर्मचारी है, ठीक है, नियमित कर्मचारी जो है उसकी जो योग्यता है उतनी ही योग्यता उस अस्थायी कर्मचारी की भी है, उन दोनों ही कंडीशन में उसको 3 माह का अग्रिम वेतन या 3 माह का नोटिस देना अनिवार्य है सेवा समाप्ति से पूर्व, ठीक है। तो ये हो गया आपके अध्याय 1, 2 और 3 में नियम संख्या 1 से लेकर 23 तक का कुल ब्यौरा। आगे के नियमों को आपको अगर आपको बताइएगा, मुझे आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर।
मैं आगे के नियम भी आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट करके जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह से मैं आपके लिए इंटरेस्ट के टॉपिक और बनाता रहूंगा। धन्यवाद।